नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शलभ तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल एजुकेशन बाय एडवोकेट शलभ तिवारी। तो आज हम जिस कानून के बारे में बात करेंगे वो बड़ा ही ट्रेंडिंग कानून है और वो उस कानून का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी सूचना तकनीक अधिनियम सन 2000। भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ। 27 अक्टूबर 2009 को एक घोषणा के द्वारा इसे संशोधित किया गया। अब चलिए इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं, और इतिहास के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। उसमें जो लोग जो हैकर्स हैं हैकिंग कर रहे हैं, बैंक्स की वेबसाइट्स लूटी जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये एक कानून बना है और इस कानून को सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, लैपटॉप इस्तेमाल करते हो, तो ज़रूरी है कि आप ये बात जानें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। सूचना तकनीक कानून 9 जनवरी 2000 को पेश किया गया था। 30 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में प्रस्ताव संख्या 51/162 द्वारा सूचना तकनीक की आदर्श नियमावली पेश किए जाने के बाद सूचना तकनीक कानून 2000 को पेश करना अनिवार्य हो गया था। संयुक्त राष्ट्र की इस नियमावली में संवाद के आदान प्रदान के लिए सूचना तकनीक या कागज़ के इस्तेमाल को एक समान महत्व दिया गया है और सभी देशों से इसे मानने की अपील की गई है। सूचना तकनीक कानून 2000 की प्रस्तावना में ही हर ऐसे लेन देन को कानूनी मान्यता देने की बात उल्लिखित है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के दायरे में आता है और जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सूचना तकनीक का इस्तेमाल हुआ हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सूचना के आदान प्रदान और उसके संग्रहण के लिए कागज़ आधारित माध्यमों के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल करता है। इससे सरकारी संस्थानों में भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेजों का आदान प्रदान संभव हो सकता है। और इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य नियम 1872, बैंकर्स बुक्स एविडेंट एक्ट 1891 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 अथवा इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े किसी भी कानून में संशोधन में भी इन दस्तावेजों का उपयोग हो सकता है। तो अभी तक हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी थी उसको भी डिजिटल कॉपी को भी एक हार्ड कॉपी के रूप में मान्यता दे दी गई। अब हम इसके परिचय लेते हैं इस अधिनियम का। इस अधिनियम के परिचय के विषय में यही कहा जा सकता है। आधुनिक कानून की शब्दावली में साइबर कानून का संबंध कंप्यूटर और इंटरनेट से है। सीधी सी बात है, थंब रूल है। आधुनिक कानून की शब्दावली में साइबर कानून का संबंध कंप्यूटर और इंटरनेट से है, यानी कि जहां नेटवर्क है वहीं इस कानून का संबंध है। विस्तृत संदर्भ में कहा जाए तो यह कंप्यूटर आधारित सभी तकनीकों से संबद्ध है। साइबर आतंकवाद के मामले में दंड विधान के लिए सूचना तकनीक कानून 2000 में धारा 66F को जगह दी गई है। धारा 66F क्या है? साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान। नंबर 1, यदि कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को भंग करने या इसके निवासियों को आतंकित करने के लिए बी, किसी अधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर के इस्तेमाल से रोकता है या रोकने का कारण बनता है। सी, बिना अधिकार के या अपने अधिकार का अतिक्रमण कर जबरन किसी कंप्यूटर के इस्तेमाल की कोशिश करता है। डी, कंप्यूटर में वायरस जैसी कोई ऐसी चीज़ डालता है या डालने की कोशिश करता है जिससे लोगों की जान को खतरा पैदा होने की आशंका हो या संपत्ति के नुकसान का खतरा हो
या जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं में जानबूझकर खलल डालने की कोशिश करता हो, या धारा 70 के तहत संवेदनशील जानकारियों पर बुरा असर पड़ने की आशंका हो, या ई अनाधिकृत या अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए जानबूझकर किसी कंप्यूटर से ऐसी सूचनाएं हासिल करने में कामयाब होता है जो देश की सुरक्षा या अन्य देश के साथ उसके संबंध के नज़रिए से संवेदनशील है, या कोई भी गोपनीय सूचना इस इरादे के साथ हासिल करता है जिससे भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं संप्रभुता, अन्य देशों के साथ इसके संबंध, सार्वजनिक जीवन या नैतिकता पर बुरा असर पड़ता हो, या ऐसा होने की आशंका हो। देश की अदालतों की अवमानना अथवा मानहानि होती हो, या ऐसा होने की आशंका हो, किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो, या इसकी आशंका हो किसी विदेशी राष्ट्र अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा किसी अन्य को ऐसी सूचना से फायदा पहुंचता हो, तो उसे साइबर आतंकवाद का आरोपी माना जा सकता है। नंबर दो है, यदि कोई व्यक्ति साइबर आतंकवाद फैलाता है या ऐसा करने की किसी साजिश में शामिल होता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। 2005 में प्रकाशित एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन के तीसरे संस्करण में साइबर स्पेस शब्द को भी इसी तर्ज पर परिभाषित किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में प्लॉटिंग शब्द पर खासा जोर दिया गया है, क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से से इस तक पहुंच बनाई जा सकती है। लेखक ने आगे इसमें साइबर थेफ्ट, साइबर चोरी शब्द को ऑनलाइन कंप्यूटर सेवाओं के इस्तेमाल के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है। इस शब्दकोश में साइबर कानून की इस तरह व्याख्या की है: कानून का वह क्षेत्र जो कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित है और उसके दायरे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचनाओं तक निर्बाध पहुंच आदि आते हैं। सूचना तकनीक कानून में कुछ और चीज़ों को परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है: कंप्यूटर से तात्पर्य किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या तेज गति से डाटा का आदान प्रदान करने वाले किसी भी ऐसे यंत्र से है जो विभिन्न तकनीकों की मदद से गणितीय, तार्किक या संग्रहणीय कार्य करने में सक्षम है। इसमें किसी कंप्यूटर तंत्र से जुड़ा या संबंधित हर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर शामिल है। सूचना तकनीक कानून 2000 की धारा 1(2) उपधारा 2 के अनुसार उल्लिखित अपवादों को छोड़कर इस कानून के प्रावधान पूरे देश में प्रभावी है। साथ ही उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत देश की सीमा के बाहर किए गए किसी अपराध की हालत में भी उक्त प्रावधान प्रभावी होंगे। सूचना तकनीक कानून 2000 के अंतर्गत साइबर स्पेस में क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान। मानव समाज के विकास के नज़रिए से सूचना और संचार तकनीकों की खोज को 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार माना जा सकता है। सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर न्यायिक प्रक्रिया में इसके इस्तेमाल की महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इसकी तेज गति, कई छोटी मोटी दिक्कतों से छुटकारा, मानवीय गलतियों की कमी, कम खर्चीला होना जैसे गुण के चलते यह न्यायिक प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। इतना ही नहीं, ऐसे मामले में निष्पादन में जहां सभी संबद्ध पक्षों की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य न हो, यह सर्वश्रेष्ठ विकल्प सिद्ध हो सकता है। सूचना तकनीक कानून के अंतर्गत उल्लिखित आरोपों की सूची निम्नवत है। नंबर 1, कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश, धारा 65। नंबर 2,
कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश, धारा 66। नंबर 3, संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान, धारा 66A। नंबर 4, कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान, धारा 66B। नंबर 5, किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान, धारा 66C। 6 नंबर, अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान, धारा 66D। नंबर 7, किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान, धारा 66E। नंबर 8, साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान, धारा 66F। ये इम्पॉर्टेंट है, धारा 66F, ध्यान दीजिएगा। नंबर 9 जो है, आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान, जो कि धारा 67 के अंतर्गत आते हैं। नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान, धारा 67A। नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण जिनमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो, धारा 67B के अंतर्गत आता है। नंबर 12, मध्यस्थों द्वारा सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का प्रावधान, धारा 67C। नंबर 13, कंप्यूटर सुरक्षा तक अनाधिकार पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान, धारा 70। नंबर 14, डेटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना, धारा 71। नंबर 15, आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान, धारा 72A। नंबर 16, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर सूचनाओं को सार्वजनिक करने से संबंधित प्रावधान, धारा 72A। 17, फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन, धारा 73। सूचना तकनीक कानून की धारा 78 में इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को इन मामलों में जांच का अधिकार हासिल है। जितने भी मामले अभी तक बताए गए हैं, इनमें पुलिस अधिकारी को इन मामलों में जांच का अधिकार जो है हासिल है, यानी कि वो इन मामलों में जांच कर सकते हैं। अब देखते हैं पनिशमेंट अंडर सेक्शन, यानी कि सेक्शंस के अंडर में पनिशमेंट कितनी है। 66A में पनिशमेंट 3 साल और फाइन। 66B में पनिशमेंट अप टू 3 साल, यानी कि 3 साल तक हो सकती है, या 1 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों। धारा 66C में 3 साल तक की सज़ा या 1 लाख का जुर्माना, या दोनों। धारा 66D में 3 साल तक की सज़ा या 1 लाख जुर्माना। धारा 66E में 3 साल तक की सज़ा और 2 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों। और ये जो धारा 66F है, इसमें उम्र कैद की सज़ा होती है व्यक्ति को। और धारा 67 में 5 साल से लेकर के 5 साल तक की, या 10 लाख का जुर्माना, या दोनों। 5 साल तक की सज़ा, 10 लाख का जुर्माना, या दोनों। भारतीय दंड संहिता IPC में साइबर अपराधों के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं, जिनके बारे में मैं आपको कुछ संक्षेप में बताता हूँ। ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना, IPC की धारा 503। ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजना जिनसे मानहानि होती हो, IPC की धारा 499। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल, IPC की धारा 463। फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड, IPC की धारा 420। चोरी छुपे किसी के ईमेल पर नज़र रखना, IPC की धारा 463। वेब हैकिंग IPC की धारा 383। ईमेल का गलत इस्तेमाल, IPC की धारा 500।
दवाओं को ऑनलाइन बेचना, एनडीपीएस एक्ट, हथियारों की ऑनलाइन खरीद बिक्री, आर्म्स एक्ट। यहाँ पे हम देखते हैं जो जो कुछ भी था, सूचना तकनीक अधिनियम, जो सूचना तकनीक अधिनियम 2000 के बारे में था, ये सब कुछ है लगभग। ये पूरा ही मैंने कवर कर लिया है ये अधिनियम। और आप लोगों के अगर कोई प्रश्न होंगे तो आप बिल्कुल पूछिएगा मुझसे। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। अभी के लिए इतना ही। मैं आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ छोटे टॉपिक्स कवर करूँ, जिनसे कि मैं आपको एक एक लेक्चर में पूरे पूरे टॉपिक्स बता सकूँ, और फिर मैं धीरे धीरे बढ़ूँगा आगे। तो सुनने के लिए, मेरी आवाज़ सुनने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।